अगर कोई सोचता है कि कल से शुरू करेंगे, तो सच ये है कि वो कभी शुरू ही नहीं करेंगे। जिंदगी सिर्फ अब में जी जाती है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी आदत की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। एक ऐसी आदत जो सपनों को, महत्वाकांक्षाओं को और हमारी असल क्षमता को मतलब धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाती है। हम बात कर रहे हैं टाल मटोल की, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन की। और इसके लिए हमारे पास द रूल ऑफ नाउ कॉन्करिंग द ट्रैप ऑफ लेटर किताब के कुछ बहुत ही जबरदस्त अंश है। इस किताब की शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाली बात से होती है। वो कहती है कि हम में से ज्यादातर लोग आलसी नहीं हैं, हम बस इंतजार करते हैं। इंतजार। हाँ, सही समय का, सही मूड का, या उस जादुई मोटिवेशन का जिसके बारे में हमें लगता है कि वो आएगा और हमसे सब काम करवा लेगा। और इसी इंतजार के खेल में जिंदगी का सबसे कीमती सिक्का यानी हमारा समय वो खर्च होता चला जाता है। बिल्कुल। इंतजार का जाल, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो चलिए आज इसी जाल को परत दर परत खोलकर समझते हैं। हमारा दिमाग इसमें फंसता कैसे है और सबसे जरूरी, हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। किताब का पहला बड़ा आइडिया एक ऐसे शब्द के बारे में है जिसे हम दिन में शायद सैकड़ों बार इस्तेमाल करते हैं। किताब कहती है कि लेटर या बाद में ये हमारी जिंदगी का सबसे खतरनाक शब्द है। सुनने में तो ये बहुत साधारण लगता है, पर सोचकर देखें हम कितनी आसानी से कहते हैं बाद में पढ़ लूंगी, बाद में जिम शुरू करूंगी, बाद में उस मुश्किल कॉल को करूंगा। ये बाद में की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती, है ना? बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह है जिसमें हमारे सारे इरादे गुम हो जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये बाद में कैलेंडर पर कोई तारीख नहीं है, ये एक काल्पनिक जगह है जहां हम अपनी सारी जिम्मेदारियां और मुश्किल काम बस फेंक देते हैं। किताब का तर्क बहुत गहरा है। वो कहती है कि जब हम किसी काम को बाद में के लिए टालते हैं, तो हम असल में उस काम को नहीं, बल्कि उस काम से जुड़ी हुई बेचैनी को टाल रहे होते हैं। सही बात। उस तनाव को हम खुद को एक कहानी सुनाते हैं कि भविष्य का मैं यानी द फ्यूचर मी वो हमसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, ज्यादा मोटिवेटेड होगा और ज्यादा केपेबल होगा। हाँ, ये तो हम सब करते हैं। जैसे वो सोमवार से शुरू होने वाली डाइट जो कभी शुरू ही नहीं होती है, क्योंकि हर सोमवार को हम सोचते हैं कि अगले सोमवार वाला मैं ज्यादा मजबूत इरादों वाला होगा। हम अपने भविष्य के अवतार पर एक ऐसा बोझ डाल देते हैं जो हम आज उठाने को तैयार नहीं हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि जब वो कल या वो अगला सोमवार आता है तब भी हम वही इंसान होते हैं जो आज हैं, उन्हीं कमजोरियों और उन्हीं बहानों के साथ। किताब कहती है कि ये सिर्फ काम को टालना नहीं है, ये धीरे धीरे अपने आप पर से भरोसा खोना है। हर बार जब आप खुद से किया वादा तोड़ते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को ये संदेश देते हैं कि आपकी बातों का कोई वजन नहीं है। ये बाद में वाली बात तो समझ आती है, लेकिन मेरे ख्याल से कई लोग इसलिए भी टालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अंदर से वो आवाज नहीं आ रही, वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा। उन्हें लगता है कि जब तक वो जोश महसूस नहीं करेंगे तब तक काम शुरू करने का क्या फायदा। इस बारे में किताब क्या कहती है? किताब इस पूरी सोच को ही 180 डिग्री घुमा देती है। हमारा आम विश्वास है कि पहले मोटिवेशन आता है फिर हम एक्शन लेते हैं। किताब कहती है ये पूरी तरह से गलत है। सच ये है, मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन, नॉट द कॉज ऑफ इट। अच्छा, मतलब मोटिवेशन एक्शन लेने से पैदा होता है, एक्शन लेने का इंतजार नहीं करता। हाँ, मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी ठंडी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप इंजन के गर्म होने का इंतजार नहीं करती ताकि आप चाबी घुमा सके। क्या बेहतरीन मिसाल है। आप चाबी घुमाती हैं जिससे इंजन स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे गर्म होता है। यहाँ पर एक्शन लेना मतलब चाबी घुमाना है। बिल्कुल यही बात है। मनोविज्ञान में इसे बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं। जब हम कोई छोटा सा कदम भी उठाते हैं, चाहे हमारा मन बिल्कुल ना हो, हमारे दिमाग में एक छोटी सी जीत दर्ज होती है। वो काम पूरा होने पर जो संतुष्टि मिलती है, डोपामाइन का जो हल्का सा बहाव होता है, वही अगले कदम के लिए ईंधन बनता है। अगर किसी को एक किताब लिखनी है तो उसे पूरी किताब के बारे में सोच के घबराना नहीं है। उसे बस ये सोचना है कि मैं आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखूंगा। जब वो एक पैराग्राफ पूरा हो जाता है तो वही उसे दूसरा पैराग्राफ लिखने का मोटिवेशन देता है। शुरुआत अभी होनी चाहिए, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो। और मुझे लगता है कि ये मोटिवेशन का इंतजार करना परफेक्ट टाइम के इंतजार करने वाले बहाने से बहुत मिलता चलता है। जब टाइम मिलेगा तब करूंगी, जब थोड़ा मूड ठीक होगा तब, जब जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा तब इस पर ध्यान दूंगी। ये सब हम सब ने कभी ना कभी कहा है। हाँ, ये दोनों बहाने एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
परफेक्ट टाइम असल में डर को छिपाने के लिए एक बहुत ही सुंदर चादर है। सच तो यह है कि जिंदगी में सब कुछ एक साथ कभी भी ठीक नहीं होता। जिंदगी हमेशा थोड़ी उलझी हुई, थोड़ी मैसी ही रहेगी। सही बात है। हमेशा कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। कभी ऑफिस में तनाव होगा, कभी घर पर कोई परेशानी होगी, कभी सेहत ठीक नहीं होगी। मुझे याद है मैं हमेशा सोचती थी कि जब प्रमोशन मिल जाएगा और काम का बोझ कम होगा तब मैं गिटार सीखना शुरू करूंगी। आज 5 साल हो गए हैं, काम का बोझ कभी कम नहीं हुआ और वो गिटार अभी केस में ही रखा है। और यही किताब का सार है। ये सही समय वाकई कभी नहीं आता। शुरुआत करने के लिए किसी आदर्श पल का इंतजार करना असल में कभी शुरू न करने का एक बहुत ही होशियार तरीका है। ये हमारे दिमाग का एक सुरक्षा तंत्र है जो हमें मुश्किल काम को करने की बेचैनी और असफलता के डर से बचाता है। किताब हमें याद दिलाती है कि शुरुआत करने के लिए परिस्थितियां परफेक्ट हों, ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि शुरुआत हो आज इन्हीं परिस्थितियों में, इसी मूड के साथ। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से, किसी एक जादुई दिन से बदल जाएगी, लेकिन किताब का मानना है कि ये सोच ही गलत है। बदलाव छोटे छोटे रोजाना के कामों से आता है। जैसे आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, या आज बस 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना, या आज वो एक जरूरी कॉल करना जिसे हम हफ्तों से टाल रहे हैं। ये छोटे काम इतने मामूली लगते हैं कि हमें लगता है इनसे क्या ही फर्क पड़ेगा। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम इन छोटे कामों की ताकत को कम आंकते हैं। ये फाइनेंस के कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा है। एक दिन में शायद बड़ा अंतर न दिखे। आज 10 मिनट पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बन जाता और आज 5 मिनट दौड़ने से कोई एथलीट नहीं बन जाता। लेकिन 1 साल तक हर दिन 10 मिनट पढ़ना आपको दर्जनों किताबों का ज्ञान दे सकता है। और हर दिन की गई छोटी सी कसरत आपकी सेहत में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। मतलब ये सिर्फ काम पूरा करने के बारे में नहीं है, ये अपनी पहचान को बदलने के बारे में भी है। जब आप हर दिन लिखती हैं, चाहे थोड़ा ही सही, तो आप सिर्फ लिख नहीं रही होती, आप एक लेखक बन रही होती हैं। बिल्कुल सही। जब आप हर दिन एक्सरसाइज करती हैं, तो आप सिर्फ कसरत नहीं कर रही होती, आप एक हेल्दी पर्सन बन रही होती हैं। ये छोटी छोटी आदतें हमारी पहचान को बदल देती हैं। बिल्कुल सही कहा। भविष्य किसी एक दिन में नहीं बनाया जाता। भविष्य हर दिन के इन छोटे छोटे आज को जोड़कर बनाया जाता है। हम अक्सर तुरंत नतीजों के आदी हो चुके हैं, लेकिन जिंदगी के सबसे बड़े और स्थायी बदलाव धीमी और लगातार कोशिशों से ही आते हैं। तो फिर यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम जानते हैं कि कोई काम जरूरी है, अगर हम जानते हैं कि छोटे कदम उठाने से फायदा होगा, तो भी हम टालते क्यों हैं? किताब के अनुसार इसकी असली वजह आलस नहीं बल्कि डर है। हाँ, और ये इस किताब का सबसे गहरा और शक्तिशाली विचार है। टालमटोल एक बुरी आदत से ज्यादा एक भावनात्मक प्रक्रिया है। जब हम किसी मुश्किल या महत्वपूर्ण काम के बारे में सोचते हैं, जैसे कोई बड़ी प्रेजेंटेशन बनाना या कोई नया बिजनेस शुरू करना, हाँ, तो हमें तनाव होता है, घबराहट होती है, फेल होने का डर सताता है। और उस घबराहट से बचने का सबसे आसान और तात्कालिक तरीका क्या है? उस काम को टाल देना और कुछ आसान या मजेदार काम करने लगना, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या कोई वेब सीरीज देखना। बिल्कुल। इससे हमें पल भर की राहत तो मिल जाती है, एक झूठा आराम। हाँ, लेकिन लंबे समय में वो अपराध बोध और तनाव पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो काम तो वहीं का वहीं रहता है। और अब वो काम और भी डरावना लगने लगता है। बिल्कुल। किताब का सुझाव यहाँ पर क्रांतिकारी है। डर खत्म होने का इंतजार मत करो, डर के साथ ही काम करना सीखो। डर इस बात का संकेत है कि आप कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। ये डर वाली बात बहुत गहरी है। हाँ, लेकिन डर तो कई तरह के होते हैं। फेल होने का डर, सफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। क्या किताब इन अलग अलग डरों के बारे में कुछ और बताती है, या इनसे निपटने के तरीके भी अलग अलग हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। किताब का नजरिया ये है कि डर के चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी जड़ एक ही है, अनिश्चितता और कंफर्ट जोन छोड़ने की बेचैनी। चाहे डर फेल होने का हो या सफल होने के बाद बढ़ने वाली जिम्मेदारियों का, हमारी प्रतिक्रिया एक ही होती है, टालमटोल। अच्छा, इसलिए किताब अलग अलग रणनीतियों के बजाय एक ही मूल मंत्र देती है। डर को एक स्टॉप साइन की तरह नहीं, बल्कि एक कंपास की तरह देखो। एक कंपास की तरह? हाँ, जिस दिशा में जाने से डर लग रहा है, समझ लो कि तुम्हारे विकास का खजाना उसी दिशा में छिपा है। डर से भागो मत, डर की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाओ।
और यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई कि किताब सिर्फ समस्या और उसके मनोविज्ञान को ही नहीं बताती, बल्कि इससे निकलने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी देती है, जिसे रूल ऑफ नाउ कहा गया है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक टूलकिट है। बिल्कुल। चलिए इन 3 नियमों को एक-एक करके समझते हैं, क्योंकि ये वाकई बहुत असरदार हैं। पहला नियम है, अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है, तो उसे सोचने या लिस्ट में डालने की बजाय तुरंत कर दो। जैसे किसी ईमेल का जवाब देना, बिस्तर ठीक करना या कोई बिल भरना। हाँ, ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा है। ये हमारे दिमाग की रैम को खाली कर देता है। ये छोटे छोटे अधूरे काम हमारे दिमाग में वो खुले हुए टैब्स की तरह होते हैं, सही बात है। जो लगातार हमारी मानसिक ऊर्जा खींचते रहते हैं। जब हम उन्हें तुरंत निपटा देते हैं, तो हमें एक तरह की स्पष्टता और गति मिलती है, मोमेंटम बनता है। बिल्कुल। अब दूसरा नियम थोड़ा गहरा है। ये कहता है, जिस काम से आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा है, असल में वही काम आपके लिए सबसे जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, डर को एक दिशा सूचक की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी प्रेजेंटेशन को बनाने से डर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंटेशन आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण है। या अगर किसी मुश्किल बातचीत को करने से घबराहट हो रही है, तो शायद वही बातचीत रिश्ते को सुधारने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। ये नियम हमें डर से भागने की बजाय उसकी तरफ जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और तीसरा नियम शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, तीसरा नियम कहता है, जो काम आप सबसे लंबे समय से टाल रहे हैं, अक्सर वही काम आपकी जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। सोचकर देखिए, हम कौन से काम सालों तक टालते हैं? कोई नई स्किल सीखना, अपनी कोई किताब लिखना, अपना कोई बिजनेस शुरू करना, या अपनी सेहत पर गंभीरता से ध्यान देना। ये वो काम है जो मुश्किल हैं, जिनमें समय और मेहनत लगती है और जिनमें फेल होने का खतरा होता है। लेकिन ये थोड़ा खतरनाक भी लग सकता है। क्या हर वो काम जिसे हम टाल रहे हैं, वो सच में लाइफ चेंजर होता है, या कभी-कभी हम किसी काम को इसलिए भी टालते हैं क्योंकि वो वाकई एक बुरा आइडिया है? इसमें फर्क कैसे करें? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। किताब ये नहीं कहती कि आंख बंद करके हर उस काम में कूद पड़ो जिसे तुम टाल रहे हो। इसका मतलब है कि उस काम का ईमानदारी से विश्लेषण करो। अगर आप कोई बिजनेस आइडिया इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किया है और आपको उसकी कामयाब होने पर शक है, तो ये वाजिब वजह हो सकती है। लेकिन अगर आपने सारी रिसर्च कर ली है, प्लान भी बना लिया है और फिर भी सिर्फ पहला कदम लेने से डर रहे हैं, तो ये टालमटोल है। ये नियम उन कामों पर लागू होता है जिन्हें आप दिल से करना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ डर की वजह से रुके हुए हैं। तो ये पूरी चर्चा एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर आकर टिक जाती है। जैसा कि किताब में एक जगह बहुत ही तीखे शब्दों में कहा गया है, जो इंसान आज को बर्बाद करता है, वो कल को दोष देता है। अगर इस चर्चा को सुनने के बाद भी कोई ये सोच रहा है कि हाँ, बात तो सही है, कल से इन बातों पर अमल करूंगा, तो इसका मतलब है कि वो एक बार फिर उसी लेटर के जाल को ही चुन रहा है। इसका सार यही है, जिंदगी का सबसे सही समय, किसी भी काम को शुरू करने का शुभ मुहूर्त अभी है। न तो आने वाला कल, न अगला सोमवार और न ही नया साल। हर पल एक नई शुरुआत का मौका है। और सबसे शक्तिशाली मौका वो है जो ठीक अभी हमारे हाथ में है। एक्शन लेने के लिए भावनाओं के बदलने का इंतजार मत कीजिए। एक्शन लीजिए, भावनाएं अपने आप बदल जाएंगी। और अंत में एक दमदार लाइन के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर, बिकॉज लेटर ऑफन बिकम्स नेवर। बाद में अक्सर कभी नहीं में बदल जाता है। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि अगर बाद में सच में कभी नहीं आता, तो आज का वो सबसे छोटा 2 मिनट वाला कौन सा काम है जिसे अभी करके आप अपने भविष्य की दिशा में एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं।